एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। तो मैं रवि भूषण आप सबके समक्ष फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के बहुत बेहतरीन टॉपिक, जिसको आप साउंड के नाम से जानते हैं, ध्वनि के रूप में जानते हैं, उस पर बहुत सारे कंटेंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे मटेरियल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की एक विशेष कड़ी है और हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। साउंड यानी ध्वनि के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल, साउंड है क्या? व्हाट इज साउंड? साउंड होता क्या है? ध्वनि। जैसे मैंने आप सबको संबोधित किया, साउंड एक वेव है। किस प्रकार का वेव है? एक किस प्रकार का तरंग है? क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। साउंड किस प्रकार का वेव होता है, किस तरह का तरंग होता है? आपने सुना होगा ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव, दो तरह के वेव होते हैं। पर इस ऐसे वेव को प्रोपगेट करने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है। बिना किसी मीडियम के यह प्रोपगेट नहीं करता, यानी साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल का अर्थ क्या होता है? हिंदी में इसे आप क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। इसे आप अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव है। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। पहला सवाल ध्यान में रहना चाहिए कि साउंड क्या होता है। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। यह एक अनुदैर्घ्य तरंग है। इसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। यानी साउंड के लिए अगर हम चर्चा करते हैं, नहीं होती। मैकेनिकल वेव आप जानते हो, यहाँ तक कि लाइट की बात आप जानते हो, लाइट को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, पर साउंड को वेव की आवश्यकता होती है, यानी मीडियम की आवश्यकता होती है। तो अगर हम चर्चा ये करें कि रिक्वायर्ड मीडियम, सो किस बात पर डिपेंड करता है? साउंड की स्पीड किस बात पर डिपेंड करती है? एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन, निर्भर करता है, ध्वनि का वेग निर्भर करता है किन किन फैक्टर्स पे निर्भर करता है? मीडियम चाहिए, यानी नेचर ऑफ मीडियम पर, माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम की प्रकृति अवस्था पर निर्भर करता है। अब कैसी प्रकृति है, कैसा माध्यम है, इस बात पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम, प्रकृति पर, उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सब लोग जानते होंगे, मीडियम किस प्रकार का होता है? या तो सॉलिड होता है, या लिक्विड होता है, या गैसेस मीडियम होता है। सबसे अधिक किसमें होता है? आप सब लोग को मालूम होगा, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होता है सॉलिड मीडियम में, ठोस माध्यम में होता है। मैक्सिमम इन सॉलिड, ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है, ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड। अब सॉलिड में भी कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सॉलिड में किस में सबसे अधिक होता है, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि साउंड की स्पीड सबसे अधिक होती है। किस में होती है? आप में से बहुत सारे लोग इस बात का आंसर देते हैं। मैं एक क्वेश्चन के तौर पे देता हूँ, ABCD 4 ऑप्शन बना के देता हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन डैश, मैक्सिमम इन सॉलिड। पर मैं ऑप्शन यहाँ दे रहा हूँ आयरन, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ वुड, मैंने ऑप्शन दिया ग्लास, और मैंने ऑप्शन दिया डायमंड। ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। हीरा है, कांच है, लकड़ी है, लोहा है। ऐसे तमाम सवाल हमने आपको दिया कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम साउंड की स्पीड होती है वो किस में होती है। बहुत सारे बच्चे आयरन का आंसर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। सबसे ज़्यादा सॉलिड कौन होता है?
डायमंड होता है, और डायमंड में साउंड की स्पीड सबसे अधिक होती है। स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन डायमंड। अगर मैं इसको कड़ी के हिसाब से देखूं तो सबसे अधिक डायमंड में होता है। इसके बाद में किस में होता है? इसके बाद में आप याद रखना ग्लास में, और फिर किस में? आयरन में, और फिर किस में? वुड में। ये याद रखना, हीरा, कांच, लोहा और लकड़ी, ऐसे क्रमवार तरीके से हमने आपको बताया। ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है। अब एक बात और ध्यान में रखना है कि भाई साउंड की स्पीड जो होती है वो आयरन में बड़ी, ये क्वेश्चन आता रहा है, आपको ध्यान में ये रखना है कि लोहा में कितना होता है, इन आयरन कितना होता है। लगभग आयरन हो या स्टील दिया हो, इस्पात में लिखा हो, बात एक ही है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी तो आप याद रखना लगभग 5540 मीटर पर सेकेंड। कुछ किताबों में 5240 भी दिया है, 5500 भी दिया है, तो 5500 मीटर पर सेकेंड स्पीड होती है। किसकी स्पीड होती है? साउंड की स्पीड होती है। दोस्तों, जब भी सवाल आता है इस साउंड के बारे में तो आप को मैंने कहा कि मीडियम की आवश्यकता होती है। यानी चंद्रमा पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए, आपने सुना होगा चंद्रमा पर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि साउंड कैन नॉट बी हियर्ड, साउंड कैन नॉट बी हियर्ड ऑन मून, हियर्ड ऑन मून। क्यों नहीं? मैं आपसे एकदम सिंपल सवाल पूछा हूं, कैन नॉट हियर्ड ऑन मून, चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देती। चंद्रमा पर ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज इट डजंट हैविंग मीडियम, यानी इसमें कोई माध्यम नहीं है, और जब माध्यम नहीं होगा, बिना माध्यम का साउंड प्रोपेगेट नहीं करता है, ध्वनि गमन नहीं करता है। सो साउंड कैन नॉट बी हियर्ड ऑन मून बिकॉज देयर इज नो मीडियम। इसका बहुत बड़ा कारण है क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं है। माध्यम नहीं होने के कारण साउंड कैन नॉट प्रोपेगेट ऑन मून, कैन नॉट हियर्ड ऑन मून। एक और सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ साउंड के बारे में। साउंड की स्पीड एक और फैक्टर पे डिपेंड करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा V = F लैम्डा। वेलोसिटी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति, और लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य, तरंग लंबाई बोलते हैं। तो तरंग दैर्घ्य पर और आवृत्ति पर निर्भर करता है। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर निर्भर करता है, यानी तरंग वेग इस बात पर निर्भर करता है। फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? बड़ी बार ये बात जान लें हम, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कंपन जो होती है, आप लोग जानते होंगे, जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वह नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड होता है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड होता है। कंपनों की संख्या, प्रति सेकेंड कंपनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। प्रति सेकेंड कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड की बात अगर हमने कहा है, फ्रीक्वेंसी की बात कही है, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वेलोसिटी यानी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, वेलोसिटी भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगा, वेलोसिटी भी घटेगी, यानी साउंड की स्पीड कम ज़्यादा उसके फ्रीक्वेंसी पर भी निर्भर करता है। दूसरी बात, अगर मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में चर्चा आपके सामने में रख दिया तो एक और सवाल मैं देना चाहता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। सुना होगा आपने, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी दूरी अगर सोर्स जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसकी दूरी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और अगर दूरी अधिक होगी तो फ्रीक्वेंसी अधिक होने पर फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। आप सबने सुना होगा, समझिएगा, ट्रेन जब आती है
जब ट्रेन आती है तो ट्रेन आती है कहाँ आती है भाई? प्लेटफॉर्म पर। और जब प्लेटफॉर्म पर आती है, नज़दीक आती है, तो जैसे जैसे नज़दीक आती है वैसे वैसे उसके सीटी हॉर्न की आवाज़ बढ़ती जाती है। जब हॉर्न की आवाज़ उसकी बढ़ती जाती है तो ये किस कारण होता है? ये बात एक वैज्ञानिक ने बताया था, आप सबको मालूम होगा, डॉपलर। डॉपलर का प्रभाव कहा जाता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। किस नाम से जानते हैं हम इसे? डॉपलर्स प्रभाव के नाम से जानते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट के नाम से जानते हैं। डॉपलर का प्रभाव है ये। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति के नज़दीक आती है तो उसके सीटी की आवाज़ बढ़ी हुई सुनाई देती है। कैसी सुनाई देती है? उसकी सीटी की आवाज़ बढ़ी हुई सुनाई देती है। और जब वह ट्रेन प्लेटफॉर्म से दूर चली जाती है, जाने लगती है, तो उसकी आवाज़ धीरे धीरे घट जाती है धीरे धीरे घट जाती है। यह किस सिद्धांत से संबंध रखता है? तो यह किस सिद्धांत से संबंध रखता है बच्चे? डॉपलर्स इफेक्ट, यानी डॉपलर के प्रभाव से संबंध रखता है। बहुत जल्दी हम लोग अपने चैनल बुक हाईवे एडुकेटर के द्वारा कुछ बेहतरीन कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किए हैं जो लेकर हम आ रहे हैं, और उसमें हम बेहतरीन तरीके से कंटेंट के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम उसके अंदर इंक्लूड किए हैं, और बहुत बेहतरीन सवालों के साथ, जिससे कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में साइंस का बहुत बड़ा जो योगदान होता है वो साइंस के सारे सवाल आप ठीक से कर पाएँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबको लेकर हम लोग आपके सामने आएंगे। आइए डिस्कस करते हैं एक सवाल। चूंकि हम साउंड की चर्चा कर रहे हैं तो साउंड पर फ्रीक्वेंसी की बात हुई तो यूनिट पर क्वेश्चन आता है। आप लोग जानते होंगे हर्ट्ज। हर्ट्ज यूनिट होता है। हर्ट्ज किसका यूनिट होता है बच्चे? हर्ट्ज यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का। आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई होती है हर्ट्ज। जबकि जब हम स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, वेग की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड ध्वनि के वेग की बात करते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वेग को मापा जाता है मीटर पर सेकेंड में, और उसकी आवृत्ति को मापी जाती है हर्ट्ज में। एक और सवाल। तो ये जो चर्चा हमने किया उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी लिमिट जो आप सुन सकते हैं, जो हम सुन सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, कितनी लिमिट तक सुन सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुनी जा सकती है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी लिमिट। ये हमारी आवृत्ति सीमा है, फ्रीक्वेंसी लिमिट है, सुनने की क्षमता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। पर जब हम हर्ट्ज की बात करते हैं तो हर्ट्ज में 20 हर्ट्ज से नीचे भी ध्वनि सुनाई देती है, हमें नहीं सुनाई देती है, पर जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो ज़मीन पर रेंगने वाले जीव होते हैं, है ना, जो ज़मीन के संपर्क में रहने वाले जीव होते हैं, उन्हें सुनाई देते हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता रहा है कि अर्थक्वेक वेव्स, जो भूकंप होती है, भूकंप की तरंगों को सुना जा सकता है, सुनता है सरीसृप जो होते हैं, खासकर वो सरीसृप रेप्टाइल्स कैन हियर, रेप्टाइल्स कैन फील इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड क्या होती है? बिलो 20 हर्ट्ज। अगर मैं बात करूं 20 हर्ट्ज से कम, बिलो 20 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि की जो सीमा है, उस सीमा को आप कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। क्या कहते हैं हम? इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक का मतलब होता है अपश्रव्य ध्वनि तरंग, अपश्रव्य ध्वनि तरंग। अब ये ध्वनि तरंगे जो सुनी जा सकती है
वो किसके द्वारा सुना जा सकता है? रेप्टाइल्स यानी सरीसृप कैन फील, कैन हियर इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड को यानी अपश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुनने में सक्षम होता है। कौन सक्षम होता है? रेप्टाइल्स यानी सरीसृप होते हैं। नाउ अगर मैं 20,000 से अबव की बात करूं, ग्रेटर देन, अगर मैं बात करूं ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज का मतलब 20,000 हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की साउंड, तो ऊपर के साउंड को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड। और अल्ट्रासोनिक को हम कहते हैं हिंदी में पराश्रव्य ध्वनि तरंग, पराश्रव्य ध्वनि तरंग। तो ये जो पराश्रव्य ध्वनि तरंग है अल्ट्रासोनिक साउंड है। अल्ट्रासोनिक साउंड के बारे में अगर ये बात पूछी जाए आपसे कि भाई पराश्रव्य ध्वनि तरंग जो होती है ये कौन सुन सकता है, ये इसकी मदद कौन लेता है, तो हम सबको मालूम होना चाहिए चमगादड़, बैट्स रात के अंधेरे में, जब बिल्कुल सुनसान रात हो, जब अंधियारी होती है तब वो फड़फड़ाता है और तब वो दौड़ता है, एक पैर से एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ वो उड़ता है और वो क्या करता है अपने पंखों से वो वेव्स जो पैदा होती है उसको फील करके वो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि चमगादड़ जो होती है, बैट्स कैन प्रोड्यूसेस, चमगादड़ कौन सी साउंड को प्रोड्यूस करता है? पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को प्रोड्यूस करता है, जिसकी मदद से वह एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से जा सकता है, अपने आप को दुश्मनों से रक्षा कर सकता है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं अल्ट्रासोनिक साउंड जो होता है इसका उपयोग आप लोग शायद मालूम होगा, अल्ट्रासाउंड जो पेट के अंदर कोई बीमारी हो जाए या महिलाओं की जो गर्भाशय होती है उस गर्भाशय के अंदर जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चों का जो बच्चे का विकास जो हो रहा है, भ्रूण का विकास हो रहा है, शिशु का विकास हो रहा है, उसको हम पता लगाने के लिए भी ऐसे साउंड वेव्स का उपयोग करते हैं। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं बायोलॉजी में एमनियोसिंथेसिस। दिस इज नोन एज एमनियोसिंथेसिस, दिस इज नोन एज एमनियोसिंथेसिस। इसको कहते हैं भ्रूणीय अध्ययन। जो भ्रूण का अध्ययन किया जाता है, भ्रूणीय अध्ययन का पता लगाने के लिए हम लोग कैसे साउंड का उपयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग करते हैं। ओके, तो इस तरह के सवाल आपके साउंड्स के टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते रहे। अब एक सवाल और आपको बताना चाहता हूं। आप लोग सुना होगा शोर, नॉइज। नॉइज का मतलब क्या होता है? शोर क्या है? शोर का मतलब ये है कि वो साउंड जो कि आपको अच्छा सुनने में ना लगे। शोर वो होती है जो साउंड आपको अच्छा सुनने में ना लगे, अनडिजायरेबल साउंड। तो अनडिजायरेबल साउंड को आप कहते हैं शोर। अनडिजायरेबल साउंड को आप क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। यानी जो आपको अच्छा सुनने पर अच्छा महसूस ना करें। इसको हम मेजर करते हैं डीबी में। क्या, किस में मेजर करते हैं हम? डेसिबल में। अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में आता रहा है। इसको हम कहते हैं डेसिबल। डेसिबल यूनिट है, शोर को हम लोग मापते हैं, यानी वो ध्वनि की तीव्रता है। इंटेंसिटी भी कह सकते हैं आप। दूसरे शब्दों में इसको हम एक और शब्द दे सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता को भी मापी जाती है डीबी में, डेसिबल में मापी जाती है। सो विद्यार्थियों, ये बच्चों, ये बड़े पेपर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे यूनिट्स पूछे जाते रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड यानी ध्वनि की तीव्रता, यानी शोर को किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। कितना डीबी? ग्रेटर देन
मोर देन 60 to 80 dB वैसे होता है, स्टैंडर्ड 80 dB होता है, मानक है, सबका अलग अलग शहर का अपना अपना मानक है, पर मोर देन 80 dB, ग्रेटर देन 80 dB, 80 डेसिबल से ऊपर के साउंड को आप क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं। अब अक्सर पेपर में ऐसा भी कुछ अनडिजायरेबल साउंड का चार्टिंग करके मैं दे देता हूं, पेपर में ये भी आता रहा है कि कौन सा साउंड किस में होता है, कितना डीबी होता है। तो आपको याद रखना है, जो कॉमन गॉसिप है, सामान्य वार्तालाप, जिसमें हम लोग बातचीत करते हैं, जैसे नॉर्मल बातचीत करते हैं, गॉसिप जो है सामान्य वार्तालाप कहते हैं। तो सामान्य वार्तालाप की जो साउंड होती है या होनी चाहिए वह 20 to 40 dB होनी चाहिए नॉर्मली। 20 से 40 dB का जो नॉर्मल बातचीत हमारी होती है, कॉमन गॉसिप की होती है, वो 20 से 40 dB होती है, सामान्य वार्तालाप। फायर क्रैकर्स पूछ दे, कई बार आप लोग जो पटाखे बजाते हैं, आतिशबाजियां करते हैं, आतिशबाजियों में जो साउंड होती है वो अनडिजायरेबल साउंड है, यानी नॉइज है, वो कितना होता है? वो फायर क्रैकर्स जब कभी भी होगा वह एक बहुत बड़ी साउंड होगा, 110 से 140 dB के आसपास होता है। अब ऐसा नहीं करना है कि बॉम्ब, बड़े बड़े बॉम्ब नहीं, ये फायर क्रैकर्स की बात कर रहा हूँ। कई बार आपने सुना होगा रॉकेट, जेट क्राफ्ट, जो जेट इंजन होते हैं वो बहुत बड़ी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। जेट क्राफ्ट का भी पूछा जाता रहा है, आप याद रखना 180 से लेकर 220 dB के बीच ये होता है जेट इंजन का, जेट क्राफ्ट का, जेट विमान का। ये नॉर्मल मैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल दे रहा हूँ कि कितने डीबी तक इसका अगर आपसे क्वेश्चन आता है, आ जाए तो ये आप बता सकते हैं, और ये आते रहे हैं ऐसे सवाल, तो आपको बाकी हम लोग डिस्कस और भी चार्टिंग के द्वारा करेंगे। फिलहाल ये डीबी के बारे में हमने कुछ जानकारी आपको दी, अनडिजायरेबल साउंड के बारे में बताया, नॉइज की बात की, फ्रीक्वेंसी की बात की, है ना। और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और आपसे करना चाहता हूँ, इको सुना होगा आपने, जिसको हम कहते हैं प्रतिध्वनि, सुना होगा प्रतिध्वनि, इको माइक पर कई बार हम लोग गाँव जब बात करते हैं तो इको प्रोड्यूस होता है। इको का मतलब क्या हुआ? इको का मतलब है कि जस्ट कोई साउंड आ रही है और रिफ्लेक्ट कर जाए, आने से वो परावर्तित हो जाए, यानी ध्वनि का परावर्तन। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं हम, ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि कहलाता है। ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि कहलाता है, इको कहलाता है, प्रतिध्वनि कहलाता है। इसमें एक सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए कि अगर ये सोर्स से प्रोड्यूस होता है साउंड, और ये साउंड जब चलती है तो कहाँ तक ये वापस लौट के आ जाना चाहिए, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम डिस्टेंस के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कई पेपर्स में वैसे अलग अलग दिया रहता है, आप याद रखना 17.2 मीटर पर सेकेंड मिनिमम डिस्टेंस लगभग 17.2 मीटर होता है, सॉरी मीटर होता है, 17.2 मीटर। 17 मिनिमम डिस्टेंस न्यूनतम दूरी होता है, मिनिमम डिस्टेंस न्यूनतम दूरी प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए। यानी आप जब बोलते हो और वो वापस लौटता है तो आना और जाना दोनों दूरी मिलाकर कितना होना चाहिए? 17.2 मीटर का डिस्टेंस दोनों दूरी के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, इको की जो चर्चा हमने किया है, इको प्रूफ बनाने के लिए, यानी साउंड प्रूफ बनाने के लिए हम ऑनलाइन आपसे बातचीत कर रहे हैं, यानी हम लोग ये जो वीडियो आप तक पहुंच रहा है यहाँ पर साउंड प्रूफ किया गया है। और ये साउंड प्रूफ इसलिए किया गया है ताकि ये आवाज़ गूंजे नहीं, आवाज़ नहीं गूंजेगा तो अस्पष्ट आवाज़ आप तक पहुंच सकती है। साउंड प्रूफ करने के लिए आपने देखा होगा ऑडिटोरियम में, थिएटर हॉल में, और भी बड़े बड़े जहाँ पर वार्तालाप होती है, बातें होती है, इंडोर स्टेडियम होता है, वहाँ पर भी सभी जगह कुछ होल्स, दीवारों पर होल्स बने होते हैं या पर्दे लगाए जाते हैं, है ना, कर्टन्स लगाए जाते हैं, आइदर कर्टन्स लगाए जाते हैं या दीवारों पर फॉल सीलिंग छतों में लगाई जाती है। तो होल्स होते हैं, वो क्यों होते हैं? वो इसलिए सो दैट साउंड कैन बी एब्जॉर्ब्ड, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग इको, इको प्रोड्यूस ना हो,
इको प्रोड्यूस ना हो उसे बचाने के लिए परफोरेशंस का प्रोविजन होता है। तो अक्सर ऐसा क्वेश्चन भी आता रहा है, प्रोविजन ऑफ टाइनी होल्स ऑन द फ्लोर्स और walls inside auditorium। inside auditorium, ऑडिटोरियम में जो टाइनी होल्स फ्लोर्स पर होते हैं, प्रोविजन ऑफ टाइनी होल्स ऑन द फ्लोर्स और वॉल्स इनसाइड ऑडिटोरियम, इसका प्रोविजन क्यों दिया जाता है? ताकि प्रतिध्वनि से बचाई जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो रीजन बेस्ड सवाल पेपर में आते रहे हैं, लॉजिकल। जब भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं साइंस का, तो आपको ध्यान में रखना है वो लॉजिकल होगा। आपका नॉलेज तो होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली क्या है, प्रैक्टिकली क्यों है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरह के रीजन बेस्ड सवाल आपसे पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको ये बात ध्यान में रखना है। एक बात और हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, पिच के बारे में सुना होगा आपने, जिसको हम कहते हैं तारत्व। पिच के बारे में सुना होगा, जिसको हम कहते हैं तारत्व, श्रिलनेस। तारत्व जो होता है, आवाज मधुर, आवाज तीखी। सुना है ना आप लोग, कई बार सुनते हो कि लड़कियों की आवाज़ जो होती है वो बहुत सुरीली होती है, बड़ी मधुर होती है ना। अब मधुर क्यों होती है? अब मधुर शुरू में लगता है पर बाद में तो तीखी लगती है। कई लोगों को आपको लगता है तो तीखी क्यों लगती है? अब ये बातें क्यों है, ये क्यों मीठी तीखी ये है क्या? मैं एक बांसुरी की बात करूं, आपने देखा होगा, ये आपने देखा होगा, बांसुरी की जो छोटी वाली होल होती है उससे आवाज़ पतली निकलती है, जबकि बड़ी वाली होल होती है उससे आवाज़ मोटी निकलती है। इसका रीजन क्या है? तो अगर हम उसी तरह से बात करें, जो हमारा वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स में डायमीटर अगर ज़्यादा होता है तो डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, उसकी उसका वाइब्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। और आप याद रखना, जब भी हाई पिच होती है तो हाई पिच का मतलब ये है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, जब भी हाई पिच होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हमारी आवाज़ बढ़ेगी। बढ़ने का मतलब, इसका मतलब वॉइस बॉक्स बड़ा है तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, यानी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। हाई पिच, हाई फ्रीक्वेंसी, ध्यान में रखिएगा। आवाज़ कभी भी भारी जब होता है, किसी का भी आवाज़ भारी होता है, उसका बहुत बड़ा रीजन उसका उच्च तारत्व है, उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग होते हैं। तो माय क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। आप ध्यान में रखेंगे कि महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण होती है, महिलाओं की आवाज़ पतली मधुर होती है पुरुषों की तुलना में। तो पुरुषों की तुलना में इसलिए होती है क्योंकि पुरुषों का आवाज़ भारी इसलिए होता है, उसका वॉइस बॉक्स बड़ा होता है, उसकी आवृत्ति, हमारी जो आवृत्ति है ना, तो हाई पिच और हाई फ्रीक्वेंसी के कारण, है ना। और जबकि महिलाओं में आप देखेंगे यहाँ पर चूंकि डायमीटर कम है, तो आप ध्यान रखेंगे ये सवाल, क्यों फ्रीक्वेंसी कब ज़्यादा होगी, क्योंकि जगह कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लो पिच और लो फ्रीक्वेंसी। तो आप ध्यान में रखें, मैं दोबारा फिर से इस सवाल को लेना चाहता हूँ। महिलाओं की आवाज़ कैसी, मधुर। क्यों मधुर? क्योंकि उसकी वॉइस बॉक्स की एरिया कम है, और वॉइस बॉक्स की एरिया कम होगी तो क्या होगा, हाई पिच एंड हाई फ्रीक्वेंसी। और जब वॉइस बॉक्स का एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लो पिच लो फ्रीक्वेंसी। तो पुरुषों में लो पिच लो फ्रीक्वेंसी, महिलाओं में हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी। आवाज़ मधुर होने का कारण हाई पिच और हाई फ्रीक्वेंसी है। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पर साउंड के इस टॉपिक में आप सबका स्वागत करते हुए पुनः हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हमें हमारे YouTube चैनल बुक हाइव एजुकेटर को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन से इसे लोगों को बताएं। बहुत सारे लोगों तक जब आप पहुंचाएंगे हमारे इस मैसेजेस को, बहुत लाभान्वित होंगे। और बहुत शीघ्र हम आपको विभिन्न पैकेजेस के माध्यम से, विभिन्न तरह के कोर्स के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच।